नमस्कार दोस्तों, जॉर्ज ऑरवेल की लिखी कहानी एनिमल फार्म। दोस्तों, अभी तक आपने सुना कि किस प्रकार सुअरों के नेतृत्व में मैनर फार्म के बाड़े के पशु अपने मालिक मिस्टर जोन्स को खदेड़कर मैनर फार्म पे कब्जा कर लेते हैं और खेतों का सारा काम अपने ऊपर ले लेते हैं। सभी पशु सिवाय घोड़ी मॉली के बहुत उत्साह से काम करने लगते हैं और हालांकि सुअर कोई काम नहीं करते, वे शीर्ष पे रह के दूसरे जानवरों को काम बताते हैं और उनका प्रोत्साहन करते हैं। मिस्टर जोन्स कुछ लोगों के साथ अपना फार्म जब वापस लेने के लिए आते हैं तो स्नोबॉल नाम के सुअर के नेतृत्व में वे जोन्स और उसके साथियों को खदेड़ देते हैं। इस लड़ाई में स्नोबॉल को गोली छूती हुई निकलती है और एक भेड़ उसकी जद में आके शहीद हो जाती है। इस लड़ाई को तबेले की लड़ाई का नाम दिया जाता है। अब आगे भाग 5। सर्दियों के नज़दीक आने के साथ साथ मॉली और अधिक उत्पाती होती चली गई। वह रोज सुबह काम के लिए देर से पहुंचती। वह बहाना लगाती कि वह देर तक सोती रह गई। वह जानी अनजानी पीड़ाओं की शिकायत करती। हालांकि उसकी खुराक अच्छी खासी थी। वह किसी न किसी बहाने से काम से जी चुराती, वहां से भागती और पीने के पानी वाले ताल पर चली जाती। वहां वह खड़ी होकर फूहड़ों की तरह अपनी परछाई निहारती रहती। लेकिन इससे अधिक गंभीर किस्म की अफवाहें भी उसके बारे में फैली हुई थीं। एक दिन जैसे ही मॉली मस्ती में टहलते हुए, अपनी लंबी पूंछ मटकाते हुए और सूखी घास का डंठल चबाते हुए अहाते में घुसी तो क्लोवर उसके साथ हो ली। मॉली, उसने कहा, मुझे तुमसे एक बहुत ही गंभीर बात करनी है। आज मैंने तुम्हें पशु बाड़े को फॉक्सवुड से अलग करने वाली झाड़ी के पार झांकते हुए देखा। मिस्टर विल्किंगटन का एक आदमी झाड़ी की उस तरफ खड़ा हुआ था और मैं काफी दूर थी, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि मैंने देखा वह तुमसे बात कर रहा था और तुम उसे अपनी नाक सहलाने दे रही थी। इसका क्या मतलब है मॉली? नहीं नहीं, उसने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं थी, ये सच नहीं है, मॉली जोर से बोली। वह इठलाने और जमीन खोदने लगी। मॉली, मेरी आंखों में झांक कर देखो। क्या तुम मुझे वचन दे सकती हो कि वह तुम्हारी नाक नहीं सहला रहा था? ये सच नहीं है, मॉली ने अपने शब्द दोहराए, लेकिन वह क्लोवर से आंखें नहीं मिला सकी। अगले ही पल वह अपने पंजों पर उछली और खेत की तरफ सरपट दौड़ ली। क्लोवर को एक तरीका सूझा। किसी से भी कुछ कहे बिना वह मॉली के थान पर गई और अपने सुम से पुआल को पलट दिया। पुआल के नीचे थोड़ी सी गुड़ की भेली और अलग अलग रंगों के रिबनों के कई गुच्छे छुपे रखे थे। 3 दिन बाद मॉली गायब हो गई। कई हफ्तों तक तो उसका कुछ भी पता नहीं मिला। फिर कबूतरों ने बताया कि उन्होंने उसे विलिंगडन के पड़ली तरफ देखा है। वह लाल काले रंग में पुते एक शानदार तांगे की छड़ में जुती हुई थी। वह तांगा एक सार्वजनिक इमारत के बाहर खड़ा था। एक मोटा ललछौहे मुंह वाला आदमी, जिसने 4 खाने वाला जांघिया और गेटिस यानी घुटनों तक के जूते पहने हुए थे और भटियारों जैसा लग रहा था, मॉली की नाक सहलाते हुए उसे गुड़ खिला रहा था। मॉली का कोट नया नया था और उसने अपने भाल केशों पर सिंदूरी रिबन बांध रखी थी। कबूतरों ने बताया कि लगता है जैसे वह अब बहुत खुश है। इसके बाद किसी भी पशु ने मॉली का जिक्र नहीं किया। जनवरी का मौसम बहुत खराब आया। धरती लोहे की तरह सख्त हो गई। खेतों में कुछ भी नहीं किया जा सका। बड़े बखार में कई बैठकें आयोजित की गईं और सुअरों ने आने वाले मौसम के लिए काम की रूपरेखा बनाने में खुद को व्यस्त कर लिया। ये स्वीकार कर लिया गया कि सुअर, जो घोषित रूप से दूसरे जानवरों से ज्यादा चतुर हैं, बाड़े की नीतियों के सभी सवाल तय किया करें। हालांकि उनके फैसले बहुमत से समर्थन के बाद लागू किए जाने थे, ये स्वीकार कर लिया गया कि सुअर, जो घोषित रूप से दूसरे जानवरों से ज्यादा चतुर हैं, बाड़े की नीतियों के सभी सवाल तय किया करें। हालांकि उनके फैसले बहुमत से समर्थन के बाद लागू किए जाने थे। ये व्यवस्था ठीक ठाक चलती रहती अगर स्नोबॉल और नेपोलियन के बीच विवाद न उठ खड़े होते।
ये दोनों उस हर मुद्दे पर असहमत हो जाते जहां असहमत होने की गुंजाइश होती। यदि दोनों में से एक ज्यादा एकड़ में जौ बोने का सुझाव देता तो दूसरा जई के लिए ज्यादा एकड़ जमीन की मांग करेगा, और यदि उनमें से एक बताता कि फला फला खेत बंद गोभी के लिए बिल्कुल सही है तो दूसरा घोषणा कर देता कि ये तो सिवाय कंदमूल के किसी भी दूसरी चीज के लिए बेकार है। दोनों के अपने समर्थक थे और कई बार गर्मा गर्म बहसें हो जाती। बैठकों में स्नोबॉल अक्सर अपने बेहतरीन भाषणों की वजह से बहुमत से जीत जाता, लेकिन नेपोलियन बीच बीच में अपने लिए प्रचार करा के समर्थन पा लेता। वह भेड़ों के संबंध में खास तौर पर सफल था। पिछले कुछ अरसे से भेड़ों ने 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब मौसम बेमौसम मिमियाना शुरू कर दिया था। वे अक्सर ये गाकर बैठक में व्यवधान डालती। ये पाया गया कि वे स्नोबॉल के भाषण के दौरान नाजुक क्षणों में 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब का राग विशेष रूप से अलापने लगती। स्नोबॉल को फार्म हाउस के किसान और पशुपालक पत्रिकाओं के कुछ पुराने अंक मिल गए थे और इसने इनका बारीकी से अध्ययन किया था। उसके पास नवीनता और सुधारों के लिए ढेरों योजनाएं थीं। वह खेतों की नालियों, चारे को हरा बनाए रखने और कचरे आदि के बारे में विद्वत्तापूर्ण बातें करता। उसने पशुओं के लिए एक ऐसी पेचीदा योजना बनाई थी कि वे सीधे ही खेतों में हर दिन अलग अलग जगह पर हगा करें। इससे ढुलाई की मेहनत बचेगी। नेपोलियन की खुद की कोई योजना नहीं होती थी, लेकिन वह शांति से कहता कि स्नोबॉल की योजनाओं से कुछ नहीं होने वाला। लगता वह अपने समय की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन कुल मिलाकर उनका कोई भी विवाद इतना कटु नहीं था जितना पवन चक्की को लेकर हुआ। लंबे चरागाह में फार्म की इमारतों के पास ही वहां एक छोटी सी टेकरी थी जो बाड़े की सबसे ऊंची जगह थी। जमीन का सर्वेक्षण करने के बाद स्नोबॉल ने घोषणा की कि ये पवन चक्की के लिए बिल्कुल सही जगह है। पवन चक्की से डायनामो चलाया जा सकेगा और बाड़े को बिजली की सप्लाई की जा सकेगी। इससे बाड़े में रोशनी होगी, सर्दियों में वे गर्म रहेंगे। इससे एक चक्करदार आरी, चारा काटने की मशीन, चुकंदर की फांकें काटने की मशीन और दूध दुहने की बिजली की मशीन भी चलाई जा सकेगी। पशुओं ने इससे पहले कभी इस तरह की चीज़ों के बारे में सुना भी नहीं था, क्योंकि बाड़ा पुरानी किस्म का था और उसमें बाबा आदम के ज़माने की मशीनें थीं। वे मुंह बाए सुनते रहे और स्नोबॉल उन शानदार मशीनों की मायावी तस्वीरें खींचता रहा जो उनके काम कर दिया करेंगी, और वे आराम से खेतों में चढ़ते रहेंगे या पढ़ लिख कर या बातचीत करके अपना ज्ञान बढ़ाते रहेंगे। कुछ ही सप्ताहों में पवन चक्की के लिए स्नोबॉल ने योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया। इसके ज़्यादातर ब्यौरे मिस्टर जोन्स की 3 किताबों, घर में करने के 1000 उपयोगी काम, हर आदमी खुद का मिस्त्री और 9 सिखुओं के लिए बिजली से आए। स्नोबॉल ने अपने अध्ययन के लिए साइबान चुना जो कभी अंडे सेने के बक्से रखने के काम आता था। इसका लकड़ी का समतल चिकना फर्श ड्राइंग का काम करने के लिए उपयुक्त था। वह खुद को घंटों के लिए इस कमरे में बंद कर लेता। एक पत्थर के टुकड़े की मदद से किताबें खुली रखता। अपने पैर के जोड़ों के बीच चौक का एक टुकड़ा फंसाकर वह तेजी से आगे पीछे चलता, एक के बाद दूसरी रेखाएं खींचता और उत्तेजना से धीमे धीमे प्यां प्यां करता। धीरे धीरे ये खाके क्रैंकों और दांतेदार पहियों के जटिल जाल में बदल गए। इनसे आधे से ज्यादा फर्श भर गया। दूसरे पशुओं को ये सब बिल्कुल समझ में नहीं आए, इसके बावजूद वे इनसे प्रभावित हुए। सबके सब स्नोबॉल की ड्राइंग देखने दिन में कम से कम एक बार तो जरूर आते। यहाँ तक कि मुर्गियां और बत्तखें भी आईं। वे इस बात का खास ख्याल रखती कि कहीं उनके पांव चौक के निशानों पर न पड़ जाएं। सिर्फ नेपोलियन अलग थलग बना रहा। उसने शुरू से ही खुद को पवन चक्की के खिलाफ घोषित कर रखा था। अलबत्ता एक दिन वह अचानक ही बिना किसी उम्मीद मुआयना करने आ पहुंचा और साइबान में भारी कदमों से चहलकदमी करता रहा।
वह खाकों की सभी बारीकियों को गौर से देखता रहा और उन पर 1-2 बार घुर-घुर किया। वह उन्हें कनखियों से ध्यानपूर्वक देखता रहा। अचानक उसने अपनी टांग उठाई, खाकों पर मूत किया और एक शब्द भी बोले बिना बाहर निकल गया। पवन चक्की के मामले पर पूरा बाड़ा भीतर तक बंटा हुआ था। स्नोबॉल इस बात से इनकार नहीं करता था कि इसे बनाना मुश्किल काम होगा। पत्थरों की खुदाई करनी होगी, उनकी दीवारें खड़ी की जाएंगी, पाल बनाने होंगे और इसके बाद डायनमो और तारों की ज़रूरत पड़ेगी। इन्हें कैसे हासिल किया जाना था, स्नोबॉल ने ये नहीं बताया, लेकिन उसका दावा था कि ये सब साल भर में किया जा सकता है। उसने घोषणा की कि इसके बाद इतने परिश्रम की बचत होगी, पशुओं को सप्ताह में सिर्फ 3 दिन काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरी तरफ नेपोलियन ने तर्क दिया कि इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने की है और अगर वे पवन चक्की पर वक्त बर्बाद करते रहे तो सबके सब भूखे मर जाएंगे। पशुओं ने इन नारों के अंतर्गत खुद को 2 धड़ों में बांट लिया। स्नोबॉल को वोट दो, सप्ताह में 3 दिन काम करो, और नेपोलियन को वोट दो और भरी हुई नांद पाओ। बेंजामिन ही ऐसा अकेला पशु था जो किसी भी धड़े की तरफ नहीं झुका। उसने दोनों ही बातें मानने से इनकार कर दिया कि या तो ज्यादा खाना मिला करेगा या फिर पवन चक्की से मेहनत की बचत होगी। पवन चक्की या पवन चक्की नहीं, उसका कहना था जिंदगी हमेशा पहले की ही तरह बदहाली में चलती रहेगी। पवन चक्की के लिए विवादों के अलावा बाड़े की सुरक्षा का भी प्रश्न था। ये अच्छी तरह महसूस कर लिया गया था कि मनुष्यों को तबेले की लड़ाई में हरा तो दिया गया है, वे फिर से मिस्टर जोन्स को वापस लाने के लिए दूसरा और पहले से ज्यादा संकल्प के साथ हमला कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उनके पास ठोस कारण भी थे, क्योंकि उनकी हार की खबर देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंच गई थी और पड़ोसी बाड़ों के पशु अब पहले की तुलना में ज्यादा बेचैन थे। हमेशा की तरह स्नोबॉल और नेपोलियन एक दूसरे से असहमत थे। नेपोलियन के अनुसार पशुओं को जो सबसे ज़रूरी काम करना चाहिए वह ये है कि बंदूकें आदि हासिल की जाएं और उन्हें चलाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया जाए। स्नोबॉल का कहना था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कबूतर बाहर भेजते रहना चाहिए जो पास पड़ोस के बाड़ों में बगावत के लिए उन्हें उकसाएंगे। एक ने ये तर्क दिया कि यदि वे खुद की रक्षा नहीं कर पाए तो तय है उन्हें हरा दिया जाएगा, और दूसरे का तर्क था कि यदि हर जगह बगावत हो जाए तो उन्हें अपनी रक्षा करने की कोई ज़रूरत नहीं। पशुओं ने पहले नेपोलियन को सुना, फिर स्नोबॉल की बात सुनी। वे ये तय नहीं कर पाए कि इनमें से सही कौन है। अलबत्ता वे हमेशा खुद को उससे सहमत पाते जो उस समय उनके सामने बोल रहा होता। आखिर वह दिन आ ही गया जब स्नोबॉल की योजनाएं पूरी हो गईं। आने वाले रविवार को होने वाली बैठक में ये सवाल मतदान के लिए सामने रखा जाना था कि पवन चक्की पर काम शुरू किया जाए या नहीं। जब सारे पशु बड़े बखार में जमा हो गए तो स्नोबॉल उठा और भेड़ों की मिमियाहट के द्वारा व्यवधान डालने के बावजूद पवन चक्की के निर्माण के समर्थन में अपने कारण गिनाने लगा। तब नेपोलियन जवाब देने के लिए खड़ा हुआ। उसने बहुत मज़े से कहा कि पवन चक्की सिर्फ बकवास है और कोई भी इसके पक्ष में वोट न दे। वह ये कहकर बैठ गया। वह मुश्किल से 30 सेकंड के लिए बोला होगा और उसने इस बात की शायद ही परवाह की कि उसकी बात ने क्या प्रभाव छोड़ा है। इस पर स्नोबॉल अपनी टांगों पर उछला और भेड़ों को, जिन्होंने फिर से मिमियाना शुरू कर दिया था, डपट कर चुप कराते हुए पवन चक्की के पक्ष में भावपूर्ण अपील करने लगा। अब तक तो पशु अपनी अपनी सहानुभूति में बराबर बराबर बटे हुए थे, लेकिन एक ही पल में स्नोबॉल की वाक्पटुता ने उन्हें पिघला दिया। आवेशपूर्ण वाक्यों में उसने उस वक्त के बाड़े की तस्वीर खींची जब पशुओं की पीठ पर से घिनौना बोझ उतार दिया जाएगा। अब उसकी कल्पनाशीलता चारा काटने की मशीनों और शलजम की फांकें करने वाली मशीन से आगे जा चुकी थी।
उसने कहा कि बिजली थ्रेशिंग मशीनें हल, हेंगा, लोढ़े चला सकती हैं और कटाई कर सकती हैं, फसल के गट्ठे बांध सकती हैं। इसके अलावा इससे हर थान को अपनी बिजली, रोशनी, ठंडा और गर्म पानी और बिजली का हीटर मिल सकेगा। जब उसने अपनी बात खत्म की तो इस बात में कोई शक नहीं रहा कि वोट किसके पक्ष में पड़ेंगे। लेकिन अचानक तभी नेपोलियन उठा और स्नोबॉल की तरफ अजीब तरीके से कनखियों से देखते हुए उसने बहुत ऊंची आवाज में पिनपिनाहट की आवाज निकाली। ऐसी आवाज निकालते उसे किसी ने सुना नहीं था। इस पर वहां बाहर की तरफ से भौंकने की भयंकर आवाजें आईं और 9 बड़े बड़े कुत्ते, जिन्होंने पीतल जड़े कॉलर लगा रखे थे, छलांगे मारते हुए बखार में घुस आए। वे सीधे स्नोबॉल की तरफ लपके। वह ठीक वक्त पर अपनी जगह से कूदकर हटा और इस तरह उनके झपटते पंजों से खुद को बचा सका। पल भर में ही वह दरवाजे से बाहर था और वे उसके पीछे थे। एकदम भौचक्के और भयभीत अवाक पशु इस तरह पीछा किए जाने को देखने के लिए दरवाजे पर भीड़ लगाकर खड़े हो गए। स्नोबॉल सड़क की तरफ वाले लंबे चरागाह में सरपट दौड़ा चला जा रहा था। वह इतनी तेज दौड़ रहा था जितना तेज एक सूअर ही दौड़ सकता है, लेकिन ये कुत्ते एकदम उसके पीछे लगे हुए थे। अचानक वह झपटा और ये बिल्कुल लगा कि वे उसे दबोच लेंगे। वह फिर उठ खड़ा हुआ और पहले से भी ज्यादा तेज दौड़ते हुए लपका। एक बार फिर कुत्ते बिल्कुल उसके पास पहुंच गए। उनमें से एक ने तो स्नोबॉल की पूंछ अपने पंजों में दबोच ही ली थी कि स्नोबॉल ने ठीक वक्त पर पूंछ को उमेट कर बचा लिया। तब उसने थोड़ा और दम लगाया और कुछ ही इंचों के अंतराल से बाड़े के एक छेद के पार निकल गया और फिर कभी किसी ने उसे नहीं देखा। मूक और आतंकित पशु वापस बखार में सरक आए। पल भर में कुत्ते छलांगे लगाते लौट आए। पहले तो कोई कल्पना भी नहीं कर सका कि आखिर ये जीव आए कहाँ से, लेकिन जल्दी ही इस समस्या का समाधान हो गया। ये वही पिल्ले थे जिन्हें नेपोलियन उनकी माँ से ले गया था और उन्हें गुपचुप बड़ा करता रहा था। हालांकि वे अभी पूरी तरह जवान नहीं हुए थे। वे बड़े डील डॉल वाले कुत्ते थे और देखने में भेड़ियों की तरह खतरनाक लग रहे थे। वे नेपोलियन से सटे खड़े रहे। ये देखा गया कि वे उसके आगे वैसे ही पूंछ हिला रहे थे जैसे दूसरे कुत्ते मिस्टर जोन्स के आगे पूंछ हिलाने के आदी थे। नेपोलियन और उसके पीछे पीछे कुत्ते फर्श के उभरे हुए हिस्से पर चढ़ गए, जहां पहले अपना भाषण देने के लिए कभी मेजर खड़ा हुआ था। उसने घोषणा की कि अब से रविवार सुबह की बैठकें नहीं हुआ करेंगी। उसने कहा कि ये गैर जरूरी हैं और इनसे समय की बर्बादी होती है। भविष्य में बाड़े के कामकाज से जुड़े सभी मामले सुअरों की एक विशेष समिति द्वारा निपटाए जाएंगे। इसका अध्यक्ष वह खुद होगा। ये बैठकें गुप्त रूप से होंगी और बाद में इसके फैसले दूसरों को सुना दिए जाएंगे। पशु तब भी रविवार की सुबह झंडे को सलाम करने, इंग्लैंड के पशु गीत गाने और सप्ताह भर के लिए अपने आदेश लेने के लिए एकत्र हुआ करेंगे, लेकिन अब और बहसें नहीं हुआ करेंगी। स्नोबॉल के निष्कासन से उन्हें धक्का पहुंचा। उसके बाद पशु इस उद्घोषणा से और निराश हो गए। उनमें से कईयों को अगर सही तर्क मिल जाते तो उन्होंने इसका विरोध किया होता। यहाँ तक कि बॉक्सर अस्पष्ट रूप से परेशान हो गया। उसने अपने कान खड़े किए, अपने भाल केशों को कई बार हिलाया और अपने विचारों को तरतीब देने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन आखिर में वह कहने लायक कुछ भी सोच नहीं पाया। अलबत्ता खुद स्वरों में से कुछ ज्यादा स्पष्ट थे। पहली पंक्ति में बैठे 4 बलि शूकरों ने असहमति की तेज हुंकार भरी। चारों ही अपने पैरों पर कूदे और एक साथ बोलना शुरू कर दिया। लेकिन अचानक नेपोलियन के चारों तरफ बैठे कुत्तों ने गहरी धमकी भरी घुर्राहट निकाली, जिससे सुअर खामोश हो गए और वापस बैठ गए। तभी भेड़ों ने 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब की भीषण जुगलबंदी शुरू कर दी, जो पूरे 15 मिनट तक चलती रही और इसने किसी भी चर्चा की संभावना को खत्म कर दिया।
बाद में स्क्वीलर को बाड़े में दूसरे पशुओं को नई व्यवस्थाओं के बारे में समझाने के लिए भेजा गया। कॉमरेड्स, उसने कहा, मुझे विश्वास है कि यहाँ मौजूद प्रत्येक पशु कॉमरेड नेपोलियन के इस त्याग की सराहना करता है जो उन्होंने अपने ऊपर अतिरिक्त बोझ डालकर किया है। ये मत समझिए कॉमरेड्स कि नेतृत्व से आनंद मिलता है, उसके उल्टे ये एक गहरी और भारी जिम्मेदारी है। इस बात का कॉमरेड नेपोलियन से ज्यादा किसी को भी विश्वास नहीं है कि सभी पशु बराबर हैं। इस बात की उन्हें बेहद खुशी होगी कि आप लोग अपने फैसले खुद कर सकें, लेकिन कभी कभी आप गलत फैसले भी ले सकते हैं कॉमरेड्स, और तब हम कहाँ होंगे? मान लीजिए आप लोगों ने स्नोबॉल की पवन चक्की के ख्याली पुलाव के चक्कर में उसके पीछे चलने का फैसला कर लिया होता, तो स्नोबॉल, जो अब हम जानते हैं किसी अपराधी से कम नहीं था, वह तबेले की लड़ाई में बहादुरी से लड़ा था, किसी ने कहा। बहादुरी ही काफी नहीं है, स्क्वीलर ने कहा, निष्ठा और आज्ञा पालन ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जहां तक तबेले की लड़ाई का सवाल है, मुझे विश्वास है वह वक्त आएगा जब हमें पता चलेगा कि इसमें स्नोबॉल की भूमिका को बहुत बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है। अनुशासन कॉमरेड्स, कड़ा अनुशासन, आज के लिए यही नारा है। एक गलत कदम और दुश्मन हमारे सिर पर होगा। ये तय है कॉमरेड्स कि आप जोन्स को वापस नहीं देखना चाहते। एक बार फिर इस तर्क का उत्तर नहीं था। निश्चित रूप से पशु जोन्स को वापस नहीं चाहते थे। यदि रविवार की सुबह के समय बहसें करने से जोन्स वापस आ सकता था, तो ये बहसें जरूर बंद हो जानी चाहिए। बॉक्सर ने, जिसके पास अब सोचने समझने के लिए वक्त था, आम राय को इस तरह व्यक्त किया, यदि कॉमरेड नेपोलियन ऐसा कहते हैं तो ये सही ही होगा। और तब से उसने एक ध्येय बना लिया, नेपोलियन हमेशा ठीक कहते हैं। ये उसके मैं और अधिक कड़ा परिश्रम करूंगा के व्यक्तिगत लक्ष्य के अलावा था। इस समय तक मौसम खुल चुका था और वसंत के वक्त की जुताई शुरू हो चुकी थी। वह साइबान जिसमें स्नोबॉल ने पवन चक्की के खाके खींचे थे बंद कर दिया गया था और ये मान लिया गया था कि खाकों को जमीन पर से मिटा दिया गया है। हर रविवार की सुबह 10 बजे सभी पशु बड़े बखार में इकट्ठे होते और सप्ताह के लिए अपने आदेश प्राप्त करते। जनाब मेजर की खोपड़ी, जिस पर से मांस झड़ चुका था, फल उद्यान से कब्र से खोद निकाली गई तथा झंडे के डंडे के नीचे एक ठूंठ पर उसे सजा दिया गया था। झंडा चढ़ाने के बाद अब पशुओं से उम्मीद की जाती थी कि वे बखार में घुसने से पहले खोपड़ी के आगे से सम्मानजनक तरीके से गुजरें। आजकल वे पहले की तरह एक साथ नहीं बैठते थे। नेपोलियन स्क्वीलर और मिनिमस नाम के एक दूसरे सुअर के साथ उठे हुए चबूतरे पर आगे आगे बैठता। मिनिमस गीत और कविताएं रचने में माहिर था। पूरे 9 युवा कुत्ते उनके चारों तरफ अर्धचंद्राकार घेरे में बैठते। दूसरे स्वरों के बैठने की जगह पीछे थी। बाकी सारे पशु उनकी तरफ मुंह करके मुख्य बखार में बैठते। नेपोलियन रूखी फौजी आवाज में सप्ताह के लिए आदेश पढ़कर सुनाता और एक बार इंग्लैंड के पशु गीत गा लेने के बाद सब पशु तितर बितर हो जाते। स्नोबॉल की निकासी के बाद तीसरे रविवार पशुओं को नेपोलियन की ये उद्घोषणा सुनकर कुछ हैरानी हुई कि आखिरकार पवन चक्की बनानी ही होगी। उसने अपना विचार बदलने के पीछे कोई कारण नहीं दिया, लेकिन पशुओं को चेतावनी भर दे दी कि इस अतिरिक्त काम का मतलब बहुत अधिक मेहनत होगा, यहाँ तक कि उनका राशन कम करने की भी जरूरत पड़ सकती है। अलबत्ता खाके और योजनाएं एक एक बारीकी के साथ पहले ही तैयार किए जा चुके थे। पिछले 3 सप्ताह से सुअरों की एक विशेष समिति इस पर काम कर रही थी। दूसरे कई सुधारों के साथ पवन चक्की के निर्माण में 2 साल लगने की उम्मीद थी। उस शाम स्क्वीलर ने दूसरे पशुओं को अलग से बताया कि नेपोलियन दरअसल कभी भी पवन चक्की के विरुद्ध नहीं था। इसके विपरीत यह नेपोलियन ही था जिसने शुरू में पवन चक्की का समर्थन किया था और जो नक्शे स्नोबॉल ने अंडे सेने वाले कमरे में जमीन पर बनाए थे, सच तो ये है कि वे नेपोलियन के कागजों में से चुराए गए थे। वास्तव में पवन चक्की नेपोलियन के दिमाग की ही उपज थी।
किसी ने पूछा कि तब वह पवन चक्की के खिलाफ इतने कड़े विरोध में क्यों बोला था। इस पर स्क्वीलर बहुत धूर्त दिखाई दिया। ये तो, उसने कहा, नेपोलियन की चालाकी थी। उसने ऐसा लगने दिया कि वह पवन चक्की के खिलाफ है ताकि स्नोबॉल से छुटकारा पाया जा सके। स्नोबॉल एक खतरनाक चरित्र था और गलत असर डाल रहा था। अब स्नोबॉल का कांटा साफ हो चुका है, इसलिए पवन चक्की की योजना बिना किसी बाधा के पूरी की जा सकती है। यही, स्क्वीलर ने कहा, रणनीति कहलाती है। उसने गोल गोल घूमते हुए, पूंछ ऐंठते हुए और ठहाके लगाते हुए कई बार रणनीति कॉमरेड्स, रणनीति दोहराया। पशुओं को पक्का पता नहीं था कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, लेकिन एक तो स्क्वीलर इतनी विश्वसनीयता के साथ बोला और दूसरे संयोग से 3 कुत्ते उस समय वही मौजूद थे जो धमकी भरी आवाज में गुर्रा रहे थे। सबने कोई सवाल किए बिना उसका स्पष्टीकरण मान लिया। भाग 6। पूरे बरस पशुओं ने गुलामों की तरह काम किया, लेकिन वे अपने काम में खुश थे। वे किसी मेहनत या त्याग से भुनभुनाए नहीं। उन्हें अच्छी तरह से पता था कि वे जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। उनकी मेहनत निठल्ले उचक्के आदमी लोगों के लिए तो नहीं ही है। पूरे वसंत और गर्मियों के दौरान वे रोजाना 10-10 घंटे तक काम करते रहे। अगस्त में नेपोलियन ने घोषणा की कि अब से रविवार की दोपहरों को भी काम हुआ करेगा। ये काम पूरी तरह स्वैच्छिक था, लेकिन यदि कोई पशु अनुपस्थित रहता तो उसका राशन काटकर आधा कर दिया जाता। इसके होने के बावजूद कई काम अधूरे छोड़ देना जरूरी हो जाता। फसल पिछले वर्ष की तुलना में थोड़ी कम सफल रही थी और 2 खेत जिसमें गर्मियों में कंदमूल बो दिए जाने चाहिए थे नहीं बोए जा सके, क्योंकि उन खेतों की जुताई समय रहते पूरी हो नहीं पाई थी। ये साफ साफ नजर आ रहा था कि आने वाली सर्दियां तकलीफदेह होंगी। पवन चक्की ने अनुमान से परे की कठिनाइयां खड़ी की। बाड़े पर ही चूने के पत्थर की एक अच्छी खदान थी और नौकर चाकरों वाले कमरों में से रेत और सीमेंट काफ़ी मात्रा में मिल गए। इस तरह इमारती सामान वही मिल गया था। लेकिन शुरू में जिस समस्या से पशु पार नहीं पा सके वह थी कि पत्थरों को काम लायक आकारों में किस तरह तोड़ें। इसे करने के लिए गैंती और सब्बल के सिवाय कोई तरीका नजर नहीं आ रहा था, और यही काम पशु नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि कोई भी पशु पिछली 2 टांगों पर खड़ा नहीं हो सकता था। ये तो कई हफ्तों की बेकार हुई मेहनत के बाद किसी को सही तरीका सूझा कि गुरुत्वाकर्षण के बल का प्रयोग करके देखा जाए। बड़े बड़े शिलाखंड खदान की तली में चारों तरफ बिखरे पड़े थे। ये इतने बड़े थे कि इन्हें इसी आकार में कहीं इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। पशुओं ने इनके चारों तरफ रस्सियां बांधी और तब सब, गाय, घोड़ा, भेड़, कोई भी पशु जो रस्सी थाम सकता था, यहाँ तक कि नाजुक क्षणों में कभी कभी सुअर भी आए, मिलकर धीमी गति से ढलान से पत्थर घसीटते हुए खदान के ऊपरी सिरे तक ले जाते। वहां इन पत्थरों को किनारे से नीचे लुढ़का दिया जाता ताकि नीचे गिरकर पत्थर टुकड़े टुकड़े हो जाएं। टूट जाने के बाद पत्थर ढोना ज्यादा आसान पड़ता। घोड़े उन्हें गाड़ियों में भरकर ले जाते, भेड़ें एक एक पत्थर घसीटती, यहाँ तक कि म्यूरियल और बेंजामिन भी एक पुरानी छोटी गाड़ी में खुद को जोत लेते और इस तरह काम में अपना हिस्सा बंटाते। गर्मियों के ढलते ढलते पत्थरों का अच्छा खासा भंडार जमा हो गया था। तब सुअरों की देखरेख में इमारत बनने का काम शुरू हुआ। लेकिन ये प्रक्रिया धीमी और हाड़तोड़ थी। कई बार तो एक अकेले शिलाखंड को घसीटकर खदान के ऊपरी सिरे तक ले जाने में पूरे दिन की थका डालने वाली मेहनत लग जाती। कई बार ऐसा भी होता कि किनारे से ढकेले जाने पर शिलाखंड नीचे आकर टूटता ही नहीं। बॉक्सर के बिना कुछ भी हासिल नहीं हो सकता था। उसके अकेले की ताकत बाकी सारे पशुओं की इकट्ठी ताकत के बराबर प्रतीत होती। जब शिलाखंड लुढ़कना शुरू करता और पशु उसके साथ साथ पहाड़ी से नीचे घिसटते तो हताशा से चिल्लाना शुरू कर देते।
ऐसे में हमेशा बॉक्सर ही आगे आता और रस्सी को रोकने में एड़ी चोटी का जोर लगा देता और शिलाखंड को रोक लेता। वह दृश्य जब वह ढलान पर एक एक इंच के लिए जी जान से मेहनत कर रहा हो, उसकी सांस धौंकनी की तरह चल रही हो, उसके खुरों के पोर जमीन को फोड़ डाल रहे हों और उसके मजबूत कंधे पसीने से तरबतर हों, उसके प्रति सबको सराहना से भिगो देता। क्लोवर कई बार उसे चेताती कि वह अपना ख्याल रखे, खुद को इतना न थकाए, लेकिन बॉक्सर कभी भी उसकी सलाह पर कान न धरता। उसके दोनों नारे, मैं और अधिक परिश्रम करूंगा और नेपोलियन हमेशा ठीक ही कहता है, उसकी सारी समस्याओं के लिए अचूक हल प्रतीत होते। उसने मुर्गे से तय कर ली थी कि वह अब उसे सुबह आधा घंटे के बजाय पौना घंटा जल्दी जगा दिया करे। वह खाली वक्त में, हालांकि आजकल उसके पास खाली वक्त ज्यादा बचा नहीं था, अकेला खदान में चला जाता और टूटे पत्थरों की ढेरी इकट्ठी करता और बिना किसी की मदद के पवन चक्की की जगह पर लुढ़काता ले जाता। अपने काम की मुश्किलों के बावजूद पूरी गर्मियों का मौसम पशुओं के लिए इतना बुरा नहीं रहा। अगर उसके पास जोन्स के दिनों की तुलना में खाने के लिए ज्यादा नहीं था तो कम भी नहीं था। सिर्फ अपने खाने पीने की व्यवस्था करने और साथ ही 5 फिजूल खर्च लोगों की देखभाल न करने की सुविधा इतनी बड़ी थी कि कई असफलताएं भी इसके आगे छोटी पड़ती। कई रूपों में पशुओं के तरीके से काम करना अधिक कुशल होता और मेहनत भी बचती। उदाहरण के लिए खरपतवार निकालने जैसे काम इतनी सफाई से किए जा सकते थे जितने आदमी के लिए असंभव ही होते। चूंकि अब कोई भी पशु चोरी नहीं करता था, इसलिए चरागाह को कृषि योग्य भूमि से अलग करने के लिए बाड़े लगाने की जरूरत ही नहीं रह गई थी, जिससे बाड़े और गेट वगैरह के रख रखाव पर लगने वाली काफी मेहनत बच जाती। ये सब होते हुए भी जैसे जैसे गर्मियां बढ़ती गईं, कई तरह की अनदेखी कमियां एक एक करके सामने आने लगीं। पैराफिन का तेल, कीलें, डोरी, कुत्तों के बिस्किट, घोड़ों की नालों के लिए लोहा, इन सब की जरूरत थी। ये ऐसी चीजें थीं जिन्हें बाड़े में पैदा नहीं किया जा सकता था। बाद में बीजों और कृत्रिम खाद की और साथ ही अलग अलग औजारों की और आखिर में पवन चक्की के लिए मशीनरी की जरूरत पड़ने वाली थी। कोई सोच भी नहीं पाता था कि ये चीजें आखिर कैसे जुटाई जाएं। एक रविवार की सुबह जब पशु अपने अपने आदेश लेने के लिए जमा हुए तो नेपोलियन ने घोषणा की कि उसने एक नई नीति के बारे में फैसला किया है। अब से पशु बाड़ा पड़ोसी बाड़ों के साथ कारोबार किया करेगा। अलबत्ता इसका कोई व्यापारिक मकसद नहीं होगा, सिर्फ यही उद्देश्य रहेगा कि कुछ एक तत्काल ही निहायत जरूरी चीजें हासिल की जा सकें। उसने कहा कि पवन चक्की की जरूरतों को अवश्य ही दूसरी चीजों से ऊपर रखा जाना है। इसलिए वह इसकी व्यवस्था कर रहा है कि सूखी घास का एक ढेर और इस साल की गेहूं की फसल का कुछ हिस्सा बेचा जा सके और बाद में यदि और धन की आवश्यकता पड़ी तो इसे अंडों की बिक्री से जुटाया जाएगा, जिनकी विलिंगडन में हमेशा मांग बनी रहती है। नेपोलियन ने कहा कि मुर्गियों को पवन चक्की के निर्माण के लिए अपनी ओर से विशेष योगदान के रूप में इस त्याग का स्वागत करना चाहिए। एक बार फिर पशुओं ने एक अस्पष्ट सी बेचैनी महसूस की। आदमी लोगों के साथ कभी कोई लेन देन न करना, कभी कारोबार न करना, कभी धन का इस्तेमाल न करना, क्या ये सब जोन्स को भगाए जाने के बाद हुई पहली विजय बैठक में पारित शुरुआती संकल्पों में से नहीं थे? सभी को याद था कि इस तरह के संकल्प पारित किए गए थे, या कम से कम उन्होंने सोचा कि उन्हें ये याद था। 4 युवा सुअरों ने, जिन्होंने नेपोलियन द्वारा बैठकें समाप्त किए जाने का विरोध किया था, डरते डरते अपनी आवाज़ें उठाईं, लेकिन उन्हें कुत्तों की भयंकर गुर्राहट से एकदम शांत कर दिया गया। तब हमेशा की तरह भेड़ों ने 4 टांगें अच्छी, 2 टांगें खराब का राग अलापना शुरू कर दिया और थोड़ी देर के लिए जो फूहड़पन आ गया था उससे पार पा लिया गया।
अंततः नेपोलियन ने शांति बनाए रखने के लिए अपना पैर ऊंचा किया और बताया कि वह पहले ही सारी व्यवस्थाएं कर चुका है। किसी भी पशु के आदमी लोगों के संपर्क में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये साफ तौर पर बिल्कुल पसंद नहीं किया जाएगा। वह सारा का सारा बोझ अपने कंधों पर उठाने की मंशा रखता है। विलिंगडन में एक वकील मिस्टर व्हिम्पर रहते हैं। उन्होंने बाड़े और बाहरी दुनिया के बीच बिचौलिया बनना स्वीकार कर लिया है। वे हर सोमवार की सुबह हिदायतें लेने के लिए आया करेंगे। नेपोलियन ने पशु बाड़ा अमर रहे के अपने घिसे पिटे नारे के साथ अपना भाषण समाप्त किया और इंग्लैंड के पशु गीत गाने के बाद पशुओं को दफा कर दिया गया। बाद में स्क्वीलर ने बाड़े का एक चक्कर लगाया और पशुओं के दिमाग ठंडे कर दिए। उसने आश्वस्त किया कि कारोबार करने और धन के इस्तेमाल के खिलाफ कभी भी संकल्प पारित नहीं किया गया था और न सुझाया ही गया था। यह पूरी तरह कपोलकल्पित बात है, शायद जिसकी जड़ें शुरू में स्नोबॉल द्वारा प्रचारित झूठों में कहीं मिल जाएं। कुछ पशुओं को अभी भी संदेह था, लेकिन स्क्वीलर ने उनसे धूर्तता से पूछा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने इस तरह का कोई सपना नहीं देखा है? कॉमरेड्स, क्या तुम्हारे पास इस तरह के संकल्प का कोई रिकॉर्ड है? क्या ये कहीं लिखा हुआ है? और चूंकि ये तो तयशुदा सच था कि इस तरह की कोई चीज़ लिखित में मौजूद नहीं थी, पशुओं को संतोष हो गया कि वे गलती पर थे। हर सोमवार को मिस्टर व्हिम्पर बाड़े में आता। वह एक चालाक दिखने वाला, लंबे गलमुच्छों वाला नाटा आदमी था। वह कारोबार की दृष्टि से बहुत ही मामूली किस्म का वकील था, लेकिन इतना तेज था कि उसने किसी और से पहले ही यह ताड़ लिया था कि पशु बाड़े को एक दलाल की ज़रूरत पड़ेगी और मिलने वाला कमीशन अच्छा होगा। उसके आने से पशु भयातुर होकर देखते और जहाँ तक हो सकता उससे कतराते। ये होते हुए भी नेपोलियन का वह दृश्य जब वह चौपाया होते हुए भी 2 पैर वाले व्हिम्पर को आदेश देता, सबको गौरव से भर देता और उन्हें नई व्यवस्थाओं के प्रति कुछ हद तक मना लेता। मनुष्य जाति के साथ अब उनके संबंध पहले की तरह बिल्कुल नहीं रह गए थे। फल फूल रहे पशु बाड़े से आदमी लोग अभी भी कम घृणा नहीं करते थे, बल्कि वे इससे पहले से भी ज्यादा घृणा करते। हर इंसान अपने मन में ये धारणा बनाए चल रहा था कि देर सबेर ये पशु बाड़ा दिवालिया हो जाएगा और पवन चक्की तो विफल ही होनी है। वे सार्वजनिक जगहों पर मिलते और एक दूसरे के सामने रेखा चित्रों के जरिए सिद्ध करते कि पवन चक्की तो धराशायी होनी ही है और अगर ये खड़ी भी रही तो भी काम नहीं कर पाएगी। फिर भी अपनी इच्छा के विपरीत वे उस कुशलता के लिए एक तरह का सम्मान करने लगे थे जिनके साथ पशु अपने कामकाज खुद संभाल रहे थे। इसका एक प्रमाण तो ये था कि अब लोगों ने बाड़े को इसके वास्तविक नाम से पुकारना शुरू कर दिया था और अब ये दिखावा करना छोड़ दिया था कि इसका नाम मैनर फार्म था। अब उन्होंने मिस्टर जोन्स की हिमायत करना भी छोड़ दिया था। जोन्स ने भी अपना फार्म वापस पाने की उम्मीद छोड़ दी थी और देश के किसी दूसरे कोने में रहने चला गया था। व्हिम्पर के जरिए पशु बाड़े और बाहरी दुनिया के बीच जो संपर्क था, उसके सिवाय इन दोनों के बीच कोई संपर्क नहीं था। लेकिन लगातार अफवाहें फैलती रहती थीं कि नेपोलियन या तो फॉक्सवुड के मिस्टर विल्किंगडन के साथ या पिंचवुड के मिस्टर फ्रेडरिक के साथ पक्का कारोबारी करार बस करने ही वाला है। लेकिन ये पाया गया कि दोनों के साथ करार एक साथ नहीं करेगा। ये लगभग वही वक्त था जब सुअर अचानक फार्म हाउस में शिफ्ट कर गए और उसे अपना आवास बना लिया। फिर से पशुओं को लगा कि उन्हें याद आ रहा है कि शुरू के दिनों में इसके खिलाफ संकल्प पारित किया गया था। फिर से स्क्वीलर उन्हें समझाने बुझाने में सफल हो गया कि ऐसी कोई बात नहीं थी। उसने बताया कि यह निहायत ज़रूरी था कि सुअर काम करने के लिए शांत जगह पर रहें। यह नेताजी की गरिमा के भी अधिक अनुरूप पड़ता है। कुछ अरसे से उसने नेपोलियन को नेताजी के रूप में जिक्र करना शुरू कर दिया था। वे मामूली खोबार में रहने के बजाय एक घर में रहें।
इसके बावजूद कुछ ये जानकर व्यथित हुए कि सुअरों ने न केवल रसोई में भोजन करना शुरू कर दिया है और ड्राइंग रूम को मनोरंजन कक्ष की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं, बल्कि बिस्तरों पर सोने भी लगे हैं। बॉक्सर ने इसे भी नेपोलियन हमेशा ठीक करते हैं के साथ हमेशा की तरह उड़ा दिया, लेकिन क्लोवर को लगा, उसे याद है कि बिस्तरों के खिलाफ पक्का नियम बनाया गया था। वह बखार के आखिर की तरफ गई और वहां खुदे हुए 7 धर्मादेशों की गुत्थी सुलझाने की कोशिश की। अलग अलग अक्षरों से आगे कुछ भी पढ़ पाने में खुद को असमर्थ पाकर वह म्यूरियल को पकड़ लाई। उसने म्यूरियल से कहा, मुझे चौथा धर्मादेश पढ़कर सुनाओ। क्या इसमें बिस्तर पर कभी न सोने के बारे में कुछ लिखा हुआ है? थोड़ी सी तकलीफ के बाद म्यूरियल ने हिज्जे करके पढ़ लिया। इसमें लिखा है, कोई भी पशु चादरों के साथ बिस्तर पर नहीं सोएगा, उसने अंततः बताया। आश्चर्य की बात थी, क्लोवर को ये याद नहीं रहा कि चौथे धर्मादेश में चादरों का जिक्र है, लेकिन अब चूंकि यह दीवार पर लिखा हुआ था, ये ऐसा ही रहा होगा। स्क्वीलर, जो संयोग से उसी वक्त 2 या 3 कुत्तों की अगवानी में वहां से गुजर रहा था, उसने सारा मामला ही सही नजरिए से साफ करके बता दिया। तो आपने सुन लिया है कॉमरेड्स कि हम सुअर लोग फार्म हाउस में बिस्तरों पर सोते हैं, और आखिर क्यों न सोएं। आप लोग ये नहीं मानकर चल रहे होंगे कि बिस्तरों के खिलाफ कोई कायदा है। बिस्तर का मतलब तो सिर्फ सोने की जगह होता है। थान में पुआल के गट्ठर को ठीक कर बिस्तर मान लिया जाता है। कानून तो चादरों के खिलाफ था, जो कि मनुष्य का आविष्कार हैं। हमने फार्म हाउस के बिस्तरों से चादरें उठा दी हैं और कंबलों के बीच सोते हैं, और वे बिस्तर हैं भी काफ़ी आरामदेह। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कॉमरेड्स कि हम आजकल जितना दिमागी काम करते हैं, उसे देखते हुए ये हमारी ज़रूरत से ज़्यादा आरामदेह नहीं है। आप हमें हमारे आराम से तो वंचित नहीं करेंगे। क्या आप ऐसा करेंगे कॉमरेड्स? आप नहीं चाहेंगे कि हम इतना थक जाएं कि काम ही ना कर सकें। निश्चित ही आप में से कोई भी जोन्स की वापसी नहीं देखना चाहेगा। पशुओं ने तत्काल ही उसे इस मुद्दे पर आश्वस्त कर दिया। इसके बाद सुअरों के फार्म हाउस में बिस्तरों पर सोने के बारे में और कुछ भी नहीं कहा गया। फिर कुछ दिन बाद ये घोषणा की गई कि अब से सुअर सुबह के वक्त दूसरे पशुओं की तुलना में 1 घंटा देर से उठा करेंगे, तो इसके खिलाफ भी कोई शिकायत नहीं की गई। शरद ऋतु के आते आते पशु थक चुके थे, फिर भी खुश थे। उन्होंने एक कठिन और तकलीफदेह बरस गुजारा था, और सूखी घास और मकई का कुछ हिस्सा बेच देने के बाद भी सर्दियों के लिए अनाज के भंडार बहुत अधिक तो नहीं थे, लेकिन पवन चक्की ने सब चीज़ों की भरपाई कर दी थी। अब तक ये लगभग आधी बन चुकी थी। फसल के बाद कुछ अरसे के लिए साफ शुष्क मौसम आया तो पशुओं ने पहले की तुलना में ये सोचकर और ज़्यादा मेहनत की। वे पत्थर ढोने के नीरस काम में दिन भर खटते रहे कि ऐसा करके वे दीवार को 1 आध फुट और ऊपर चढ़ा लेंगे। बॉक्सर रात के वक्त भी बाहर आ जाता और शरद ऋतु की चानी में 1-2 घंटे काम करता। अपनी फुर्सत के क्षणों में पशु अधूरी बनी चक्की के आसपास चक्कर काटते, इसकी दीवारों की मजबूती और इसकी समकोण पर खड़ी लंबाई की तारीफ करते। वे खुद पर आश्चर्य करते कि वे भी ऐसी कठिन चीज खड़ी कर सकते हैं। सिर्फ बेंजामिन ही पवन चक्की को लेकर उत्साहित होने से इनकार कर देता, अलबत्ता हमेशा की तरह अपनी गूढ़ टिप्पणी दोहराता कि गधे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नवंबर आया तो तेज दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलने लगीं। इमारत का काम रोक देना पड़ा, क्योंकि अब सब कुछ इतना गीला रहता था कि गारा तैयार करना मुश्किल हो जाता। आखिर ऐसी रात आई जब आंधी इतनी भयानक थी कि बाड़े की इमारतें अपनी जड़ तक हिल गईं। बखार की छत से कई टाइलें उखड़कर दूर जा गिरीं। मुर्गियां आतंकित होकर तेजी से चिंचियाती नींद से उठ बैठीं। उन सब ने एक कहीं दूर बंदूक की गोली छूटने का सपना देख लिया था। सुबह अपने अपने थानों से बाहर आकर उन्होंने पाया कि झंडे का डंडा उखड़कर नीचे आ गिरा है। फलोद्यान के द्वार पर लगा हिमरोई का पेड़ गाजर मूली की तरह उखड़ा पड़ा है।
उन्होंने अभी यह देखा ही था कि सब पशुओं की घुटी सी चीख निकल गई। उनकी आंखों ने एक भयानक नजारा देखा। पवन चक्की धराशायी हो चुकी थी। सब एक साथ उस जगह की तरफ लपके। नेपोलियन, जो शायद ही चहलकदमी से ज्यादा तेज चलता था, सबसे आगे दौड़ा। हाँ, यहाँ पड़ा है मिट्टी में मिला हुआ उनके सारे संघर्षों का फल। वे पत्थर जिन्हें उन्होंने तराशा था, इतनी मेहनत से ढोकर लाए थे, अब चारों तरफ बिखरे पड़े थे। कुछ भी कहने में असमर्थ, पहले तो वे गिरे पड़े पत्थरों के ढेर को अफसोस के साथ घूरते रहे। नेपोलियन बिना कुछ बोले आगे पीछे होता रहा। बीच बीच में वह जमीन सूंघने लगता। उसकी पूंछ एकदम कड़ी हो गई थी और तेजी से दाएं बाएं फड़क रही थी। ये इस बात का संकेत था कि वह गहरे तनाव से गुजर रहा है। उसने धीमे से कहा, कॉमरेड्स, क्या आप जानते हैं कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है? क्या आप उस दुश्मन को जानते हैं जो रात में आया और हमारी पवन चक्की को तहस नहस कर गया? स्नोबॉल! वह अचानक तूफानी आवाज में गरजा। यह काम स्नोबॉल ने किया है, एक निरे बैर भाव से, यह सोचकर कि वह हमारी योजनाओं को धूल में मिला देगा और इस तरह अपने बदनामी भरे निष्कासन के लिए बदला चुका लेगा। वह विश्वासघाती रात के अंधेरे में घुस आया और हमारी बरस भर की मेहनत पर पानी फेर गया। कॉमरेड्स, मैं अभी और यहीं स्नोबॉल को मृत्यु दंड की सजा देता हूं। जो भी उसे यह सजा देगा, उसे पशुवीर, मध्यम कोटि और आधी पेटी सेब मिलेंगे। उसे जिंदा पकड़कर लाने वाले को पूरी पेटी सेब मिलेगी। पशु ये जानकर अपनी कल्पना से भी परे हतप्रभ थे कि स्नोबॉल भी इस तरह की किसी हरकत के लिए दोषी हो सकता है। चारों तरफ रोष की चिल्लाहट होने लगी। हर कोई स्नोबॉल को, अगर वह कभी वापस आता है, पकड़ने की तरकीबें सोचने लगा। लगभग तभी टेकरी से थोड़ी ही दूर घास में एक सुअर के पैरों के निशान मिल गए। वे सिर्फ कुछ गज तक ही देखे जा सके, लेकिन ऐसा लगता था कि वे बाड़े में छेद की तरफ जाते हैं। नेपोलियन ने गहरी सांस लेकर उन्हें सूंघा और घोषित कर दिया कि ये निशान स्नोबॉल के ही हैं। उसने अपनी ये राय भी जाहिर कर दी कि स्नोबॉल शायद फॉक्सवुड फार्म की दिशा से आया था। अब और देर नहीं कॉमरेड्स, पैरों के निशानों की पहचान कर लेने के बाद नेपोलियन ने कहा, हमें काम करना है। हम आज सुबह ही पवन चक्की को दोबारा बनाना शुरू कर दें। इसे हम पूरी सर्दियों, बरसात या गर्मियों में बनाते रहेंगे। हम उस विश्वासघाती को ये पाठ पढ़ाकर ही रहेंगे कि वह हमारी मेहनत पर इतनी आसानी से पानी नहीं फेर सकता। याद रखो कॉमरेड्स, हमारी योजनाओं में कोई भी रद्दो बदल नहीं होना चाहिए। वे आखिरी दिन तक पूरी की जाएंगी। आगे बढ़ो कॉमरेड्स, पवन चक्की अमर रहे, पशुबाड़ा अमर रहे। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे जॉर्ज ऑरवेल की लिखी कहानी एनिमल फार्म का हिंदी अनुवाद, भाग 5 और 6। जल्द ही आगे के भाग भी आपके सामने आएंगे। उम्मीद है ये कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। मेरे चैनल पर आने के लिए और इन कहानियों को सुनने के लिए धन्यवाद।